जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और अपने पढ़ाई में, अपनी तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में आप बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप मेहनत नहीं करते तो इतनी मेरिट हाई नहीं जाती है कि नहीं है। तो लग रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सो गया कलम के सिपाही तो वतन के पुजारी वतन बेच देगा, है कि नहीं है। तो आप लोग कलम के सिपाही हैं और कलम को सिपाही क्या है, सब कुछ करता है। आइए हम लोग वक्त का ज़ाया न करते हुए अभी हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हाँ जी हाँ, मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। और भूगोल पढ़ाने का मेरा एक उद्देश्य यह है कि आज के टाइम में अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा से, वह प्रश्न सभी के सभी प्रश्न किताबों के गहन अध्ययन से पूछे जा रहे हैं। आपने यदि किताबें पढ़ा है और किताबों का गहन अध्ययन किया है तभी आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको माइंड में रख लीजिए। वो टाइम चला गया जो आपको ऐसे फैक्ट के तरीके से पूछ लिए जाते थे। अब ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना। अब आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं एक लाया हूं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी किताबें हैं। क्या नाम इसका? महेश कुमार बर्णवाल का भूगोल है। एक समग्र अध्ययन, मतलब क्या है कि सभी कुछ का है कि आपको समाहित है इसका जो अध्ययन है, और एकदम सारी की सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से मैं पढ़ा लूँगा, ठीक है ना। और आप देखिएगा, और इसकी पूरी की पूरी टॉपिक, आप किताबें खरीद रहे होंगे, आपके पास अवश्य ही किताबें होगी, लेकिन आप किताबों को पढ़िए और हमारे पढ़ाई हुए को पढ़ेगा, आपको मिलेगा, आपको कंठस्थ हो जाएगा। फिर कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वह रेलवे के एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश का कोई भी यूपीएसआई दीजिए, सभी में काम आने वाला है बेहिचक। और आपका पैटर्न चेंज हो गया तो हम भी अब चेंज करके ही पढ़ाते हैं। क्या फैक्ट नहीं बल्कि किताबों के द्वारा। आइए, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है देखा जाए। बात करते हैं सभी लोग, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की। हालांकि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इंडियन की जगह इंडिया हो गया है, ठीक है ना। इंडिया हो गया है, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी होना चाहिए, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा माइंड मत करेगा, क्या है, यह इंडियन ज्योग्राफी होनी चाहिए था। यह भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो भारतीय भूगोल का सिलेबस क्या है, आइए हम लोग इस सिलेबस पर डिस्कस कर लें, क्या क्या आपसे पूछे जाते हैं सिलेबस में। तो भारत एक सामान्य परिचय है, उसमें भौतिक पहलू को देखा जाएगा। भौतिक पहलू में देखा जाएगा कि भारत की भूगर्भिक संरचना क्या है, भारत की भूगर्भिक संरचना क्या है, भारत के भू आकृतिक विभाग पे हम लोग बात नजर रखेंगे। भारत के भू आकृतिक जो है आपका भू आकृतिक विभाग के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अपवाह तंत्र वही नदियों का बहाव, भारत की संपूर्ण नदियों के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। चाहे वह हिमालय की नदियां होंगी, चाहे वह आपका पठारी की नदियां होंगी, या कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां होंगी, सारी नदियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे, भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे, भारत की प्राकृतिक व वनस्पतियाँ पढ़ेंगे, जैव मंडल, हालांकि इसे जैव मंडल या जीव मंडल के नाम से ही जाना जाता है, आप हैरान परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। और पर्यावरण व पर्यटन, पर्यावरण है तो पर्यटन भी है, पर्यटन और पर्यावरण दोनों को मिला करके पढ़ा जाएगा। इसे कहते हैं भौतिक पहलू। भारतीय ज्योग्राफी में या भूगोल में किसे कहते हैं, भौतिक पहलू कहते हैं। ये भौतिक चीज़ों के अंतर्गत आते, इसे हम लोग कवर करेंगे। दूसरी बात, जब इसे हम लोग कवर कर लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक खंड। भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्थिक खंड भी पढ़ेंगे। आर्थिक खंड में क्या क्या आता है तो कहेंगे भारत की कृषि, क्योंकि भारत के कृषि के द्वारा ही हमें आर्थिक समृद्धि होती है। कृषि में प्रथम द्वितीय का काम आप जानते हैं। तो शुरुआत हमारी कहाँ से हो रही है, कहीं ना कहीं कृषि बहुत बड़ा योगदान है, कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद कृषि है तो कृषि और खेती है तो सिंचाई भी होगी। तो सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग अवश्य ही पढ़ेंगे। भारत की जितने भी परियोजना हैं इनके बारे में कवर करेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश का तो कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक। भारत का पशु संसाधन, ये क्या है, भारत का पशु, आजकल पशुओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और पशुओं के साथ साथ पशुओं के दूधों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबसे बड़ी बातें हैं। तो बड़े ध्यान से हम लोग समझेंगे। भारत के खनिज संसाधन, अगर आप जानते हैं कि भारत की जो में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, चाहे वह कोयला हो, चाहे चूना पत्थर का हो,
चाहे वह लव अयस्क हो, जो भी है, इन्हीं से क्या है देश का विकास होता है। तो क्यों नहीं इसके बारे में जानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है सर, जानना आवश्यक है। उसके बाद ऊर्जा संसाधन के बारे में बातें करेंगे। आप तो जानते हैं कि भारत का जो विकास का जो रीढ़ की हड्डी है ऊर्जा ही है। चाहे वो 6 ऊर्जा तो आजकल प्रचलन में है, चाहे वो पारंपरिक ऊर्जा है, लेकिन सारी ऊर्जाओं पे बातें करेंगे, ठीक है ना। संसाधन उद्योग पे भी हम लोग बातें करेंगे, जितना भी भारत का उद्योग है, बहुउद्देशीय कंपनियां एवं उदारीकरण के बातें में करेंगे, 1992-93 में हम लोग पढ़ेंगे। और मुक्त व्यापार व निर्यात संवर्धन के प्रयास पर भारत का परिवहन भी देखेंगे, ठीक है ना। तो मुक्त व्यापार एवं निर्यात संवर्धन का प्रयास देखेंगे और भारत में परिवहन पे भी बातें करेंगे, ठीक है ना। इन सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। आइए देखिए कुछ और मानवीय पहलू, मानवीय के द्वारा या मानव के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। तो लिखेंगे भारत की प्रजातियां कितना है। अरे भारत में कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, है कि नहीं। हालांकि और बातें हैं कि भारतीय संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने समुदाय को विकास के रूप में 4 कैटेगराइज कर दिए हैं। जनरल, OBC और SC और ST कर दिया गया है। ये विकास के लिए किया गया, इसमें कोई दो अलग बातें नहीं है, ठीक है ना। देखिए हम लोग इसमें जनजातियां के पढ़ेंगे, वही जनजातियां, ठीक है, जिसमें आप भारत में जनसंख्या के बारे में हम लोग अवश्य करेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, लेकिन जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि 2000 जो जनगणना 21 में होने वाली थी हुई ही नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे। भारत में जननांकिक गुण के बारे में हम लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। जनसंख्या विस्फोट और खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग अवश्य ही ध्यान देंगे, अवश्य ही पढ़ेंगे। और भारत में नगरीकरण, राजनीतिक, और भारत में क्या है राजनीतिक पहलू, ये सब सारी चीज़ें क्या है आपके इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल के चैप्टर थे। अब अगला चैप्टर के बाद आपको हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले जरा समझिए। तो भारत एक सामान्य परिचय में यदि हम लोग आए तो भारत का अध्ययन कैसे करते हैं। अब यहाँ हम लोग कहानी को शुरू करते पढ़ना, तो हम लोग बातें करेंगे कि इसका अध्ययन कैसे करते हैं, किसका अध्ययन, भारतीय भूगोल का हम लोग क्या है कि इसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो समझिए बात को कि भारत का अध्ययन हम 2 तरीके से करते हैं। भारत का अध्ययन हम 2 तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, पहला तो दिखाई दे रहा है आपको कि भारत के भूगोल क्या करेंगे हम लोग। पहला है कि भारत का भौतिक प्रदेशों से अध्ययन करेंगे, और दूसरी बातें करेंगे भारत का भूगर्भिक तौर से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या बातें हैं, भारत का भौतिक प्रदेश की बातें करता है भारत को। हाँ, तो भारत से कहा जाता है कि भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है। भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है, लेकिन भारत भूगर्भिक तौर पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो आखिर कैसे भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है और कैसे भारत भूगर्भिक तौर से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, आइए हम लोग इसके बारे में चर्चा करें, गहन अध्ययन करें। क्या करें, चर्चा करें, या कह सकते हैं गहन अध्ययन करें। तो बातें करेंगे, यह बातें करेंगे हम लोग, क्या बातें करेंगे, लिखेंगे भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है। एशिया का हिस्सा है। भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है। भारत को हम 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। भारत को भौतिक भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं।
अब बातें आती हैं कि भारत को 6 भागों में बांटकर कैसे पढ़ते हैं। इसका जो भौतिक है, भौतिक प्रदेशों कितने भागों में बांटते हैं हम लोग? 6 भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं आइए बात करें हम लोग। तो पहली बात यदि हम लोग कर रहे हैं भारत को 6 भागों में बांटने की, तो नंबर 1 भाग, तो नंबर 1 बात की करेंगे हम लोग भारत का भारत का भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत का पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय भाग कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? पर्वतीय भाग कहेंगे। ये नंबर 1 पे है। ये किस पे है? तो कहेंगे ये नंबर 1 की बातें हैं। दूसरी बातें हम लोग कहेंगे पर्वतीय क्षेत्र, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, ठीक। तीसरे नंबर पे पश्चिम का मरुस्थल, मरुस्थल भाग, पश्चिम का मरुस्थल भाग। अब कहाँ है पश्चिम का मरुस्थल भाग, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, हल्का सा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा क्या है, समय आपको लगेगा, ठीक है ना। तो पश्चिम का मरुस्थल भाग है। चौथे नंबर पे यदि हम लोग देखें तो क्या है, तो कहेंगे चौथे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो प्रायद्वीपीय भाग। क्या है? प्रायद्वीपीय भाग। किसकी बातें मैं कर रहा हूँ? भारत की बात कर रहा हूँ। प्रायद्वीपीय भाग। पांचवें नंबर की यदि हम लोग बात करें तो तटीय भाग। क्या है? तटीय भाग है। और तटीय भाग के बाद एक और सुदूर का जो आता है, इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं द्वीप समूह। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? द्वीप समूह। आप देख पा रहे होंगे कि भारत को भौतिक प्रदेशों में कुल 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो सबसे उत्तर में पड़ता है, और उत्तर की जस्ट नीचे थोड़ा सा और आ जाएंगे तो इसे भी कहा जाता है उत्तर का विशाल मैदान भी। पश्चिमी का क्षेत्र यदि बातें करेंगे वो राजस्थान का इलाका है। राजस्थान का क्षेत्र उसे मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, थार का मरुस्थल कहा जाता है। अगर थोड़े से और नीचे आते हैं, जैसे हम लोग दक्षिण भारत के नाम जानते हैं, तो दक्षिणी का मतलब उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं, उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार की जो आइड साइड का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे तटीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और भारत के दक्षिणी में, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो पश्चिमी में आप देखेंगे कि लक्षद्वीप, और पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसीलिए कुल मिलाकर के 6 भागों में इसे बांटा जाता है मित्र, और 6 भागों को हम लोगों ने पढ़ा है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में क्या है, बांट कर हम लोग पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? तो 6 भागों में पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 भागों में। आइए हम लोग ये बातें करें आखिर किसे हम लोग कैसे और बनाएंगे आगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब मैप के माध्यम से पढ़ लेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। चीज़ें क्या हो जाएगी? स्पष्ट हो जाएगी पूरा का पूरा। इसमें हमको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने और पढ़ाने में। अब बातें आती है कि आखिर यह क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो बात को समझा जाए, यह इलाका आपको जो दिखाई दे रहा होगा, यह इलाका आपको जो दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र आप देखेंगे, यह भारत का क्या है? इसे हम लोग पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको हम लोग? इसे कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र। अरे भाई हिमालय का इलाका, हिमालय का क्षेत्र है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? पहले नंबर पे रख लेंगे। इसे कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय भाग के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा होगा। बड़े आसान से, आराम और आसान भाषा में पढ़ाएंगे हम आपको, और एकदम कंसेप्ट करेंगे क्लियर। चाहे पीछे दीजिए चाहे आगे दीजिए, सब में काम करेगा, चिंता न करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसे हमने नंबर 1 लिख दिया। दूसरे स्थान पे आप देख पा रहे होंगे, दूसरे स्थान पे यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो यह इलाका आपको जो दिखाई दे रहा, यह इलाका है क्या चीज़? इसे ही कहा जाता है मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे कहा जाता है मरुस्थल, मरुस्थल कहते हैं। और ये मरुस्थल किसका है? तो आप जानते हैं गुजरात का क्या नाम है? राजस्थान का इलाका का क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे
इसके बाद आपको दिखाई देगा कि कुछ एरिया आपको इस प्रकार के आपको दिखाई देंगी। ये पट्टी सी होगी, पतली सी पट्टी सी होगी, और ये पट्टियाँ कुछ लंबे दूर तक पहुँचेगी। कहाँ तक है? कुछ लंबे दौर तक जाने वाली है पट्टियाँ। और आप देख पा रहे होंगे ये पट्टियाँ कुछ इस प्रकार से बनी होंगी, इस प्रकार से बनी होंगी। और इसी पट्टियों को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब तटीय क्षेत्र तो हमारा बन गया, लेकिन अभी एक क्षेत्र हमारा और अभी यहीं पे बचा हुआ है। वह कौन सा इलाका है? तो आप देख पा रहे होंगे यह इलाका जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यह इलाका आपको जो दिखाई दे रहा होगा, यह इस इलाका को क्या कहते हैं? ये तो थोड़ा लंबा समय तक जाएगा, दूर तक। इसे कहते हैं उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बातें। उत्तर का मैदान कहा जाता है। और इस एरिया को, किस एरिया की मैं बातें कर रहा हूँ अगर, तो मैं यदि इस एरिया की बात करूँ, इस एरिया की मैं बातें करूँ, जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे ही कहते हैं दक्षिणी पठार, या कह सकते हैं प्रायद्वीप का पठार। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। दोस्त क्लियर हुआ? अब हम लोग बारी बारी इसका नाम दे देंगे। क्या क्या नाम देंगे? तो हमने कहा ये प्रतिभाग नंबर 1 पे था, तो ये दूसरे नंबर पे क्या था कहेंगे यह। ठीक, तीसरे नंबर पे हमने लिखा है पश्चिम का मरुस्थल, तो इसे कह देंगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो प्रायद्वीपीय, तो ये आपका चौथे नंबर की बात आ जाती है। कहाँ पे है? इसको हम लोगों ने 4 नंबर दे देंगे, तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? 4 नंबर पे कह देंगे। ठीक है, अब बातें आती है कि 5वें नंबर पे कौन है? तो आप देख पा रहे हैं तटीय क्षेत्र। ये कौन सा इलाका है? तो कहेंगे कि 5वें नंबर पे आ जाता है। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे भली बातें। अब रही बातें कि 6वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो जरा समझिए बात को लेकर के। दोस्त ये आपका जो 6 नंबर पे, इसे कहते हैं इसे कहते हैं लक्षद्वीप, और इसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों एक ही क्षेत्र है, ये 6वें नंबर पे आ जाता है। तो भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया। एक बार फिर से याद करिए, कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे। भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो कहेंगे कि ऊपर का पर्वतीय भाग, फिर विशाल मैदान, फिर मरुस्थलीय भाग, फिर तटीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार यानी कि द्वीप समूह को लेकर के 6 भागों में बांटा गया है। राइट, ये बातें आप लोगों ने कंफर्म समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद करिएगा, ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम पर, न्यू विजन आईसीएस के टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे कुछ हम लोग और भी देखें और भी पढ़ें। अब आपके सामने एक चीज़ मैंने ये रखा है कि भारत का अध्ययन 2 तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं? 2 तरीके से करते हैं। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है। भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है मित्र। जब इसे 6 भागों में बांटा गया है, तो हमने इन 6 भागों को भी नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसको क्या हमने 6 भागों को भी नाम हमने दे दिया। चलिए, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, 1 मिनट का मैं आपको समय लूंगा, इसको सही कर ले दूं। हाँ, चलिए, तो भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है, लेकिन यहाँ बातें आती कि भारत भूगर्भिक तौर से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बातें यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारत क्या है। हम लोग ये बातें यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या करेंगे चर्चा? भारत भूगर्भिक तौर पर भारत भूगर्भिक तौर पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कहेंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आखिर ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे, इस पे थोड़ा चर्चा कर लिया जाए, जरा समझिए बात को लेकर के। दरअसल बातें हैं कि एक जर्मनी के मौसम विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता जिसका नाम है अल्फ्रेड वेगनर साहब ने एक बातें कहा हुआ 1920 में उनकी थ्योरी आई थी कि महाद्वीपों के विस्थापन के आधार पर उन्होंने बताया कि आज से 225 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी जो भी आज खड़ा है, जो सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और बाद में धीमे धीमे इसका विघटन हुआ और ये दूर फैल गया। आइए जरा देखें कि आखिर ये कैसे हुआ वेगनर के अनुसार या वेगनर की थ्योरी के अनुसार। चलिए वेगनर के अनुसार अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सिद्धांत के अनुसार कहेंगे, क्या लिखेंगे? सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार 225 मिलियन वर्ष पूर्व महाद्वीपों में विस्थापन हुआ। किसमें हुआ? विस्थापन हुआ। तब महाद्वीप कैसे रहे होंगे? आइए थोड़ी चर्चा हम लोग यहाँ पर भी कर लें कि कैसा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भली भांति कि सर्वप्रथम मान लीजिए कि हमारी यह पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ठीक है, इस प्रकार से उभरा हुआ चीज था। और ये चीज़ें आपको मैं बता दूं कि जलीय क्षेत्र है। पहले जो आज की पृथ्वी जो दिखाई दे रही है वह ऐसी नहीं थी। क्या थी वह ऐसे नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसे रूपों में थी, एक ऐसे रूप में थी, यह एक ऐसे रूप में थी जो यह बीच का उभरा हुआ, बाकी स्थल तो ये भी है लेकिन यह पानी इस पे ढका हुआ है, पानी से भरा हुआ यह हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, बल्कि यह हिस्सा क्या था, यह ऊपर पानी के ऊपर था और इसी पे पूरा करामात होगा, इसी पे जीवन की उत्पत्ति होगी, इसी पे दुनिया बसेगी। कैसे बसेगी समझिए। तो ये जो समय आपने बता रहे हैं कि पहले पृथ्वी हमारी ऐसी थी, लगभग यदि हम लोग बात करेंगे, लगभग की बातें करेंगे तो यह समय की बातें किया जाए तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस प्रकार की थी। कैसी पृथ्वी थी? इस प्रकार की थी। लेकिन समय के अनुसार समय बीतता गया। क्या बीता? समय बीता दोस्त, और इसमें परिवर्तन हुआ, अंगड़ाई आई। कैसे अंगड़ाई आई? तो मैं आपसे बोलूं किसके अनुसार? वेगनर के अनुसार 225 मिलियन वर्ष पूर्व महाद्वीप में क्या हुआ? विस्थापन हुआ। विस्थापन होना शुरू हुआ।
विस्थापन शुरू हुआ, तो आप देखेंगे जब ये विस्थापन होना शुरू हो गया, जब ये विस्थापन होना शुरू हो गया तो आप देखेंगे कि इसमें दरारें पैदा होने लगेगी। किसमें दरारें पैदा होने लगेगी? इसमें। अब ये जब ये दरारें पैदा होने लगी तो अभी दरारें आप देखेंगे कि ये जो ऐसी थी हमारी पृथ्वी, ये टूटने लगी आपस में, और आपस में जब टूटने लगी तो कुछ इस प्रकार से बचा, दो भागों में टूटा। हमारी जो पृथ्वी थी वह कितने भागों में टूटी? दो भागों में टूटी। और अभी ये जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र तो रहेगा ही रहेगा, जलीय क्षेत्र हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन एक व्यवस्था आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जल फैल गया। क्या फैल गया? जल यहाँ पर भी फैल गया। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया? इसे कहते हैं टेथिस सागर। दुनिया का पहला सागर यहाँ पे शुरुआत हो रही है। क्या है? दुनिया का, यानी कि 225 मिलियन वर्ष पूर्व, 225 मिलियन वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का विस्थापन हुआ, जब हमारे इस पृथ्वी के या कहते हैं महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, उसी दौर पे दुनिया का पहला सागर का निर्माण था। इसे कहते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं? टेथिस सागर। तो यह है आपका टेथिस सागर। क्या सागर है? टेथिस सागर है। ये दुनिया का पहला सागर, राइट ना। और ये विस्थापन हुआ। ये समय कब है? तो कहेंगे 225 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है। 225 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी है ये आपको। अब बातें करेंगे कि यह जो आपका विस्थापन हो गया, जो महाद्वीप हुआ, इस महाद्वीप से कौन कौन क्या क्या बना। तो थोड़ी सी अगर आप हमको समय देंगे तो मैं आपको अवश्य ही बता पाऊंगा। मैं इस चीज़ को मिटाना चाहता हूं और इस चीज़ को मिटा करके कहीं और लिखना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं इसे बोलूंगा कि दुनिया का टेथिस सागर, क्या सागर है? टेथिस सागर। आप तो समझ लेंगे सागर है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये बात हमको बताना आवश्यक है कि यह महाद्वीप, एक मिनट, अभी ये समझना आपको जरूरी है कि आखिर इसका नाम क्या पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? तो ये संपूर्ण पृथ्वी है। जरा समझिए, यह संपूर्ण पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पे जो पानी है, जो इस हमारे पृथ्वी पे पानी है, इस पानी के क्षेत्र को पैथालासा कहा गया। क्या कहा गया? इन क्षेत्रों को क्या क्या कहेंगे? इसे कहा गया पैथालासा। क्या बोलेंगे? पैथालासा कहा गया। समझ पा रहे होंगे भली भांति से। इसे पैथालासा कहा गया। लेकिन इस क्षेत्र को क्या कहा गया? इसे कहा गया पेंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। तो ये आपका रही पेंजिया। क्या रही? पेंजिया है। ये है आपको पेंजिया कहा गया। इसे क्या कहा गया? हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग पेंजिया कहा गया। हालांकि जो पेंजिया की बातें आपको दे, थोड़ा सा ऐसे लिखा होता है, पेंजिया। यह आपको पेंजिया कहा गया। अब बात में समझ में आ गई ना। तो इसे पैथालासा कहा गया, इसे पेंजिया कहा गया। पेंजिया का विभाजन कब हुआ? तो कहेंगे कि 225 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया का विभाजन हुआ। और जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया दो भागों में बटा। अब जो भागों में बटा, इसका अब अलग अलग नाम भी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अलग अलग नाम भी हो जाएगा। अब क्या नाम होगा थोड़ा सा समझेंगे। अब देखेंगे जब ये टूटा तो इसमें कुछ महाद्वीपों का निर्माण हुआ। कौन कौन महाद्वीप बनेंगे तो जरा समझिएगा। सबसे पहला जो है, इसे पहला जो आप दिखाई देंगे, इसे कहा जाएगा उत्तरी अमेरिका। कौन से अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। दूसरा क्या बना? तो कहेंगे कि एशिया बना। क्या बना? एशिया महाद्वीप बना। तीसरा कौन बना? तो कहेंगे कि यूरोप बना। क्या बना? यूरोप बना। क्या बना? तीसरा क्या बना? यूरोप बना। आप देख पा रहे होंगे कि इसी पेंजिया के विभाजन से जब ये दो खंडों में टूटा तो टूटने के बाद ये क्या बने? फिर इसमें भी टूटेगा और एक का क्या नाम बनेगा? इसे ही कहा जाएगा उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। ये तीन भागों में बटेगा। आगे दिखाएंगे अभी चल करके। लेकिन जब ये नीचे का जब ये टूटा, पेंजिया दो भागों में हुआ, दक्षिणी इलाका में जब टूटा, तो ये भी क्या है? यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि यहाँ से कुछ महाद्वीपों का निर्माण होगा। कौन कौन से महाद्वीपों का निर्माण होगा? तो पहले महाद्वीपों के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या होगा? तो कहेंगे दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका। यह है आपका दक्षिणी अमेरिका पहले नंबर पे।
दूसरे नंबर पे यदि हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि अफ्रीका है। अफ्रीका, क्या अफ्रीका? अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूं, अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे स्तर पे यदि हम लोग इसका नाम लें तो आप देखेंगे भारत, भारत इसी का हिस्सा है। और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरे स्थल का, जो पूरा स्थल है, इसका टूटेगा फूटेगा और टूटेगा फूटेगा तो ये महाद्वीपों का निर्माण होगा। आखिर ये महाद्वीपों का निर्माण कब होगा? थोड़ी बातें और जान लिया जाए, है कि नहीं? थोड़ी बातें और समझ लिया जाए। अब देखेंगे समय बीता और समय आ गया, समय बीता और एक समय आ गया, कहेंगे कि 150 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है ना? वेगनर के अनुसार 150 मिलियन वर्ष पूर्व लिखेंगे 150 मिलियन, 50 मिलियन वर्ष पूर्व कुछ और भी घटित घटना होगी, कुछ और भी घटित घटना होगी जो इन महाद्वीपों का में विस्थापन हो जाएगा। क्या होगा? अब महाद्वीपों में विस्थापन होगा। पेंजिया का जो दो हिस्सा बनेगा उसका क्या होगा कि अब तो अभी जो हिस्सा बना था इसका भी तो कुछ नाम होगा। एक को कहते हैं अंगारा लैंड, एक को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ये जो बचा क्या है इसे कहा जाएगा अंगारा, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। आप समझ में आ गया होगा। तो यही गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन है? तो कहेंगे कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बात किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो 150 मिलियन की अगर बातें हम लोग करें तो इसका विघटन हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा हम आपको मैप में यदि दिखा दें तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, आप बहुत अच्छी से भली बाती से क्या कर लेंगे, समझ पाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ हल्का सा और मैं मैप आपको दिखा दूँ तो ठीक ठाक रहेगा। देख रहे हैं पूरी कहानी आपके सामने है। ये पूरी कहानी है। मैंने कहा कि ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व। अब ये जब 225 मिलियन बीता तो हम आपको बताएंगे कि 100 मिलियन वर्ष की कहानी है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितने पे है? 100 मिलियन वर्ष में। तो जब ये दो भागों में टूटा हुआ था, ये जब दो भागों में 150 मिलियन पे टूटा, 150 पे टूट करके अलग अलग हुआ। देखिए बीच का इसे ही कहते हैं टेथिस सागर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेथिस सागर कहते हैं। और जब ये 100 मिलियन पे आएगा तो आप देखेंगे कि जो ऊपर का जो आपका है, जो ऊपर का जिसे हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, वो अंगारा लैंड क्या हो रहा है? आप देख पा रहे हैं कि यूरोप, एशिया और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में क्या हो रहा है? उत्तरी अमेरिका में क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या है? टूट रहे हैं। और यही बाद में दिखाई दे रहा है। देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, यह एशिया का हिस्सा और यह यूरोप है, ठीक है ना? ये इसी से टूट करके निकला हुआ अगली बात है। लेकिन जब ये गोंडवाना लैंड टूटा, इसे कहते लिखा है ना गोंडवाना लैंड, जब ये गोंडवाना लैंड टूटेगा आज से लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व, तो गोंडवाना लैंड में आप देखेंगे कि ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका क्या नाम है? अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद देखिए ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा और ये भारत का हिस्सा यहाँ पर, ये भारत का हिस्सा, ये देख रहे हैं ये भारत है यहाँ पे। और धीरे धीरे क्या करेगा? धीरे धीरे यही भारत क्या करेगा? यहाँ पे आकर के एक दिन जुड़ेगा। कब जुड़ेगा? बहुत समय के बाद। तो आप देखेंगे कि ये भारत कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे आ गया है। अब आप जानते हैं कि आज भी भारत की जो जिस प्रकार से वह खसक के आगे गया है, आज भी भारत, आज भी जानते हैं कि जो भारत का महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप है, जो भारत का वो है महाद्वीप है, वह एक सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से क्या करता? आज भी खसक रहा। और यही कारण है कि खसकने की वजह से भूकंप आते रहते हैं और हिमालय पर्वत पे दबाव पड़ता है और लगातार हिमालय पर्वत क्या करता है? ऊंचाई पे अपना छूता जा रहा है। यानी कि यही कारण है कि जो हमारा जो भूखंड है, भारत का भूखंड है, वो लगातार किसको धक्का मार रहा है? तो हिमालय पर्वत को धक्का दे रहा है। और ठीक है ना? तो हमने बात को ये समझना आपको था कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे भारत बना है, तो ये इस हिसाब से है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलूँ लेकर के चलूँ हम।
चलिए, चलिए ठीक है सर। अब आगे लिखते चलेंगे। भारत भौतिक रूप से एशिया का हिस्सा है। एशिया का हिस्सा है। एशिया का हिस्सा है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है ना। दूसरी बातें हम लोग कहेंगे, भारत भूगर्भिक तौर पर गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो कहेंगे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। समझ में आ रहा है मेरी बात को लेकर के? ये तो हम लोगों ने सामान्य परिचय अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी तो कहानी पूरी की पूरी बाकी है, सामान्य परिचय में हम लोग चल रहे हैं। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा आखिर, लेकिन भारत का अस्तित्व आया कब, ठीक है ना। तो भारत अपने अस्तित्व में कब आया, इसके बारे में समझा जाए तो कुछ और भी बातें लिखा जाए। भारत अपने अस्तित्व में 15 अगस्त 1947 में आया। 1947 में आया। ये बातें आप सभी लोग जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ तो भारत का नामकरण हुआ, भारत है, ठीक है ना। 1947 में आया, ठीक है। भारत का संवैधानिक नाम क्या है? भारत का संवैधानिक नाम, दो नाम है। कौन कौन? भारत का संवैधानिक नाम क्या कहेंगे? दो नाम है। पहला नाम आप दिखाई देगा भारत, और दूसरा नाम क्या दिखाएगा? इंडिया। क्या है? पहला नाम है भारत, दूसरा नाम क्या है? इंडिया। तो देखेंगे इसके जो नामों की बातें कहेंगे, पहला है भारत, भारत या बोलेंगे क्या नाम है? इंडिया। इंडिया, भारत या इंडिया, भारत या इंडिया, ठीक है, इसका नाम है। आइए, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत को क्या कहा जाता है? समझिए बात को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम किसी को पता है? यस या नो? क्या नाम है? तो कहेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप देखेंगे आपके भैया है या आपके लोग, पासपोर्ट पे आप लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या लिखा होता है? पासपोर्ट पे जब आप किसी इंटरनेशनल किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्तर पे जाते हैं, किसी अन्य देशों में जाते हैं, तो आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। तो विश्व स्तर पे भारत का क्या नाम कहेंगे? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया विश्व स्तर पे। अब बात यह आती है कि भारत रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। क्या होता है? रिपब्लिक का अर्थ होता है गणराज्य। तो प्रश्न ये भी बनता है कि भारत कब गणराज्य बना? भारत कब गणराज्य बना? तो लिखेंगे बात को लेकर के, भारत 26 जनवरी 1950 को क्या बना? गणराज्य बना। क्या बना? गणराज्य बना। क्या बना? गणराज्य बना। गणराज्य यानी रिपब्लिक बना। आप समझते हैं कि गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया? तो कहें गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में
गणराज्य शब्द फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कहेंगे कि फ्रांस से लिया गया है। ठीक है ना। अब अपनी वीडियो को मैं रोक रहा हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, अच्छे से रहिए।